हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स में सिंपल सर्किट यानी सरल परिपथ में एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये दो नियम है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड, तो केवल और केवल हम फर्स्ट लॉ को ही डिस्कस करेंगे। पहले तो बात कर लें इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी जो इस लॉ को बनाया गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, ओम के नियम की बात करें, तो ओम्स लॉ हम सिंपल सर्किट में ही कहीं ना कहीं काम करते हैं, उससे अप्लाई करके करंट को कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओम के नियम को। लेकिन जब वही कहीं ऐसा सर्किट बन जाता है जहाँ पर बहुत सारे वायर होते हैं, जहाँ पे एक साथ जुड़े होते हैं, या फिर वो सर्किट जो होता है वो सिंपल नहीं रह जाता, थोड़ा सा एडवांस सर्किट बन जाता है, तार कई तरीके से आके जुड़े रहते हैं, तो ये समझ जाइए वहाँ पर हम ओम्स के लॉ को सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर पाते। और उस तरीके के सर्किट डायग्राम को अगर हमको सॉल्व करना है तो केवल और केवल किरचॉफ्स के लॉ से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर किरचॉफ्स लॉ की बात करें तो ये 1842 में गुस्ताव किरचॉफ, इनका पूरा नाम था गुस्ताव किरचॉफ, इन्होंने क्या किया 1842 में कई सारे एक्सपेरिमेंट को करते हुए एक निष्कर्ष बताया कि किसी संधि पर, एक बात और बता दें किस करंट के लिए यहाँ पर बात करेंगे हम, दिष्ट धारा के लिए, यानी डीसी करंट के लिए, जो बैटरी अथवा सेल में से मिलने वाली जो करंट होती है उसी करंट की बात हो रही है, जो आप समझ सकते होंगे। ऐसी जैसे मोबाइल की बैटरी में यूज करने वाला जो बैटरी होता है वो क्या है, आपका एक ऐसा परिपथ बनाता है जिसमें डीसी करंट फ्लो होता है, यानी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। तो ऐसे ही सर्किट डायग्राम की हम बात करने वाले हैं जिसमें डीसी करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, यहाँ देखिएगा किसी संधि पर बात करेंगे। अभी संधि क्या होता है, संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बस इतनी सी बात कह देना ही क्या है, फर्स्ट लॉ आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बात बता दें, ये अपने आप में बहुत सारी बातों को रखा हुआ है। जैसे कि क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ये देखिए कोई रेजिस्टेंस है और इसी के साथ साथ आपका क्या होगा, एक बैटरी अथवा सेल से इसको हम कनेक्ट भी करेंगे। ये देखिए दूसरा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दिए और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेल को भी कनेक्ट कर दिया, चलिए यहाँ स्विच भी लगा दिया। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस, और ये आपका R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप सोचे यहाँ से I करंट जा रहा था और यहाँ तक ये पहुँचा हुआ है, फिर यहाँ से जस्ट इस पॉइंट से अगर ये नाम A हो, ये B हो, ये C हो, ये D हो गया, E हो गया और F हो गया, ठीक है। और ये स्विच हमने ऑन कर दिया, बिना स्विच ऑन किए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक शब्द आया है कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ में, ये जो सेल हमने लगाया है इस सेल से कौन सी धारा बह रही होगी, दिष्ट धारा बह रही होगी, ठीक है। कौन सी धारा है यहाँ पर, दिष्ट धारा है। इसी धारे की बात हो रही है, इस दिष्ट धारा यानी डीसी करंट है यहाँ पर, ठीक है। तो डीसी करंट यानी दिष्ट धारा इससे क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी। लेकिन जब यहाँ से इस रास्ते से यहाँ ये पहुँचा है, अब यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हो गए हैं, एक तो इधर भी जा सकता है करंट, एक इधर भी जा सकता है। जब कभी भी इस तरीके का सिचुएशन मिले जहाँ पर कम दो रास्ते मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो समझ जाइएगा कि वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, संधि होगा। क्या होगा वो पॉइंट, संधि होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। और इसीलिए इसका एक और नाम है जंक्शन रूल यानी संधि का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक दूसरा भी नाम होता है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो प्रथम नियम आपका जंक्शन रूल यानी संधि के नियम के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये समझ गए होंगे कि डीसी करंट जा रहा और बी पॉइंट से अब ये इधर चला गया आपका I1 करंट और इधर चला गया आपका I2 करंट। इस तरीके से ये पास करते करते फिर से देखिएगा यहाँ एक संधि और मिल गया, ठीक है। इस संधि की भी बात अगर हम कर लें तो इस संधि के बाद ये दोनों करंट क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर ये I करंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी I इज इक्वल टू आपका क्या है, I1 प्लस I2 है। ये रिजल्ट आप बता दें, यहाँ देख सकते हैं I करंट जा रहा था तो जितना करंट गया है उतना ही करंट यहाँ पे बट जाता है अलग अलग पार्ट में। अगर उनको हम ऐड करें तो टोटल कितना एम्पियर करंट मिलेगा,
आई एम्पियर करंट मिलेगा। ये हम क्लास 10th से ही जान रहे हैं, लेकिन आज उसी चीज को हम इस जंक्शन रूल के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं कि किसी संधि पर, पहली बात क्या है, किसी दिश धारा वैद्युत परिपथ में, यहाँ पे ये कह देंगे कि ऐसा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हो जिसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही हो, दिश धारा यानी डीसी करंट फ्लो हो रही हो। तो किसी दिश धारा वैद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, बिंदु वो क्या होना चाहिए, संधि होना चाहिए। तो किसी संधि पर, यहाँ बिंदु मतलब क्या है, संधि है, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब प्लस और माइनस के साथ अभी बता रहे हैं ये हम। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य होने का मतलब क्या, यहाँ पे जो करंट आने वाला हो, जैसे ये पॉइंट क्या है, संधि है, तो ये क्या है, करंट वहाँ पे आने वाला, इस संधि की तरफ है ये, और यहाँ पर दो करंट क्या है, जाने वाला है। तो जो करंट आने वाला होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट जाने वाला होता है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया इसको I2, ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका बीजगणितीय योग मतलब अलजेब्रिक सम मतलब क्या हुआ, उनके साइन के साथ इनको ऐड कर देना। आने वाली धारा पॉजिटिव होगी और जाने वाली धारा क्या होगी, निगेटिव होगी, और आप क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं तो टोटल करंट कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यही है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या चीज, 0। यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यदि उस संधि पर सभी धाराएं कौन सी हो, डीसी धारा हो, या फिर क्या कह सकते हो इसको, डायरेक्ट करंट हो, तभी ये बात लागू होती है। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देखिएगा ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट यहाँ के केस में, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन किरचॉफ ने इस चीज़ को और एडवांस लेवल पे समझा के बताया कि असल में यहाँ पे क्या होता होगा, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ कहीं भी फ्लो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे चार्ज फ्लो होता है। एक बात आप जानते होंगे, जब भी जहाँ कहीं से आवेश प्रवाहित होता है वहीं से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा भी वहीं प्रवाहित होता है। तो ये भी आप यहाँ जान रहे होंगे, अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन करने का डायरेक्शन, यानी करंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, वो आवेश यहाँ पर धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा होगा, जरूर ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने ये बात कहा कि जितना आवेश आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए इस C से B की दिशा में, C से B की दिशा में जितना आवेश आ रहा होगा, फिर ऐसे E से B की दिशा में जितना आवेश आ रहा होगा, सभी मिलजुल करके इस यहाँ पे B से A की दिशा में जा रहा होगा। यानी जितना आवेश आया उतना ही आवेश जाता है ना, क्योंकि आवेश कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग स्थानांतरित करा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। तो इस वायर में जो आने वाले इलेक्ट्रिक करंट के लिए आवेश हैं, वो आवेश क्या कहीं रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले हैं। यानी जितना आवेश आ रहा होगा उतना ही आवेश मिलके B से A से होता हुआ बैटरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। तो ये आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि जिस तरीके से आवेश नहीं डिस्ट्रॉय होता है, वैसे करंट कहाँ डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वो क्या होता है, बाद में हमको मिलता भी है, अगर उनको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। देखिएगा आने वाली धारा इज इक्वल टू क्या चीज, जाने वाली धारा। क्यों, क्योंकि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। ये कौन सा, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है आपका, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, आप ये समझ जाइए। अब किस सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। बस इतना जानिएगा कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराएं बराबर जाने वाली समस्त धाराएं, ठीक है। यानी टोटल आप धाराओं को जोड़ लेंगे आने के लिए, टोटल धारा जोड़ लेंगे जाने के लिए, जितना भी होगा एक दूसरे के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब देखिए इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल छोटा सा, वो क्या है, यहाँ पर इस तरीके से हमने कई सारे वायर थे, ये वायर में आपका 5 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे जितना एम्पियर करंट आ रहा है वो कितना है, 5 एम्पियर है। यहाँ पे भी कितना करंट आ रहा होगा, चलिए 4 एम्पियर करंट हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 एम्पियर जा रहा है, चलिए इसको हमने 2 एम्पियर दर्शा दिया। और ऐसे ही यहाँ पे आपका कितना एम्पियर, 1 एम्पियर करंट आ रहा है। और यहाँ पे कितना जा रहा है, चलिए ले लेते हैं हम, 3 एम्पियर करंट जा रहा है। और यहाँ पर कितना करंट होगा उसको हमको जानना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आई करंट है,
अब हमारे पास सिंपल से टॉपिक यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। यहाँ देखिए, जब दो या दो से अधिक, मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक चालक तार किसी बिंदु पर जुड़े हों, यहाँ देखिएगा कम से कम दो तार तो होने ही चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, संधि कभी ऐसे नहीं होता, ठीक है। कम से कम यहाँ पर दो चालक तार तो पास करने ही चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा, ये संधि बनेगा, ठीक है। तो संधि के केस में क्या, यहाँ ये संधि नहीं बना है, जंक्शन नहीं बना है, तो जंक्शन तो यहाँ बना है। तो इस जंक्शन में पहले हम देखेंगे कौन कौन सा करंट आने वाला है। एक ये है, एक ये है और एक ये है, और भी कोई आने वाला करंट है नहीं है। तो चलिए इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 1 + 4, हमने 5 को ऐड कर लिया, 4 को ऐड कर लिया, सॉरी 4 को, और यहाँ पे 1 को ऐड कर लिया, और इज इक्वल टू किसके करते हैं, जाने वाले जितने करंट हैं। एक आपका ये जाने वाला करंट है, एक ये है, चलिए 3 + 2 को ले लिया, ये भी आपका जाने वाला ही करंट है, तो इसको भी ले लीजिए, कितना है +I। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आने वाली धाराएं इज इक्वल टू जाने वाली धाराएं। अब ये देखिए 5 1 6 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, इज इक्वल टू 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, +I। और जब I इज इक्वल टू आप निकालिएगा तो 10 - 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 5 एम्पियर होगा, ठीक। इस तरीके से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी संध पर यहाँ पर आने वाली जितनी भी दिष्ट धाराएं होंगी, उन सभी दिष्ट धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब अगर आप इसको इस साइड करके लिखे, सबको ऐड करके, तो इनका चिन्ह क्या करेंगे, अपोजिट करके लिखेंगे, -3 - 2 -I इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से। चलिए इस तरीके से है, इस बार यहाँ पे एक वायर ऐसे आ गया, ठीक है, और ये हो गया इस तरीके से। यहाँ हमारा 5 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर करंट गया, ठीक है। फिर यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। और यहाँ से जस्ट इस डायरेक्शन में भी 2 एम्पियर का करंट आ गया, और हमको ये जानना इधर कितना करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। अब आप देखिएगा कोई ऐसा यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि किसी एक ही पॉइंट पे सारा कैलकुलेशन हो। यहाँ पे तो पता चल जा रहा था कौन आने वाली करंट है, कौन जाने वाली करंट है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन होगा। देखिएगा एक ही डायरेक्शन के लिए कौन कौन है। ये आपका हो गया 5 का, चलिए इसको हमने 5 ले लिया। ये भी आपका +2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये सब उसी में ऐड हो रहा है, जैसे लग रहा है बाहर से उसी वायर में मिक्स हो रहा है, तो ये भी +1 ले लेंगे। और ये आपका इस तरीके से ये जाने वाली करंट के लिए, ये भी आपका क्या है, आने के लिए हो जा रहा है। कितना करंट इसमें एंट्री कर गया, तो ये जाने के लिए कितना करंट हो जाता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे बिल्कुल कितना कितना। अब I सपोज कर लीजिए, यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कितना, ये भी देख सकते हैं आप क्या अपोजिट डायरेक्शन में इसकी तरह मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जितना भी देखिए इस केस में कितना 5 + 2 कितना 7 एम्पियर करंट यहाँ पे एंट्री कर गया होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा ये दोनों फिर ऐड हो रहा था, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 एम्पियर करंट हो गया। अब आप यहाँ आ गए हैं, यहाँ के केस में देखिएगा 8 और 2 इसी पे मिक्स मिल रहा है, लेकिन फिर इसके साथ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस संधि पर 8 और 2 एम्पियर करंट आके मिल रहा होगा, यानी ये आने वाली धाराएं हैं और ये कौन है, जाने वाली है। तो इस केस में आप सीधे सीधे क्या करिएगा, 8 + 2 इज इक्वल टू I लिख दीजिएगा, यानी I इज इक्वल टू कितना 10 एम्पियर करंट आपका हो जाता है। तो आप इस तरीके को क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर से बाहर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक एक वायर जहाँ कहीं भी ऐड होकर बना रहेगा, अगर यहीं पे डायरेक्शन अपोजिट रहता तो पहले उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे कितना करंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई बहुत आसानी से ये हो जाएगा, बिल्कुल इतना भी कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो इन दो न्यूमेरिकल के बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ की या किरचॉफ सेकेंड लॉ की, तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में ही हम लोग किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको फिलहाल केवल और केवल किसको समझाना था, किरचॉफ का सेकेंड लॉ को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हमने यहाँ अप्लाई करके आपको बता दिया। इन दो पॉइंट्स पर देख सकते हैं, यहाँ पे I2 करंट यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे I1 करंट आया होगा, दोनों मिक्स होकर के आपका कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि संधि जहाँ कहीं भी होगा उस संधि पर जितनी भी धाराएं होंगी उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है।
तो इसी तरीके से सेकंड वीडियो को भी हम बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आपको क्या होना है, आसान तरीके से इन सब चीज़ों को समझ करके एग्जाम के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो को बनाएं, समझाएं, बताएं और आप घर बैठे ही सारी चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।